Yes, good afternoon students. This is PK sir, your chemistry sir. Welcoming you to the next lecture, that is lecture number 5 of chapter electrochemistry of class 12th NCERT chemistry. इससे पहले हम लेक्चर 4 तक देख चुके हैं, इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, और पुराने जो लेक्चर्स है, पुराने जो वीडियोस है, उनको देखने के लिए आप हमारा जो आई बटन है उस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने कोलरॉस का लॉ पढ़ा था। कोलरॉस के लॉ का एप्लीकेशन पार्ट भी हमने देखा था कि कोलरॉस के लॉ की हेल्प से हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उनकी हेल्प से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होता है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम हमारा जो चैप्टर है उसको शुरू से स्टडी कर रहे हैं, मीन्स वापस हम बैक आ रहे हैं, और अब जो हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब सिंपल सा ये होता है कि केमिकल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। केमिकल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ठीक है, और ऐसा काम जिस डिवाइस की हेल्प से हम करते हैं, ओके, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय कंज्यूमिंग केमिकल्स, जिस डिवाइस की हेल्प से करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है उसमें भी आपको अगर आप स्पेसिफिकली देखा जाए तो हम इसमें डैनियल सेल की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि डैनियल सेल जो होता है उसी को हम यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव सेल यूज़ करते हैं। डैनियल सेल को हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर यूज़ करेंगे। डैनियल सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेटिव सेल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक वर्ड है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया होगा, ज़रूर आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर आता है वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन का, तो उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दैट रेडॉक्स रिएक्शन, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब एक सिंपल सी, अगर हम बोलें एक सिंपल सा मीनिंग या सिंपल सा याद रखने के लिए तरीका, तो वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, वेदर इट इज़ आयन और न्यूट्रल एटम, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल लैंग्वेज, सिंपल मीनिंग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना। अगर कोई एटम यस, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी मेटल। हमें पता है कि मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उनकी टेंडेंसी होती है। तो जैसे मान लिया, मैंने ले लिया आपका जिंक जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को
लूज़ करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन देगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। कोई कोई एटम या कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली इसका आंसर है स्टेबिलिटी के लिए। हमारे नेचर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब स्टेबिलिटी के लिए होता है, सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए होता है। मैं अगर आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर स्टेबिलिटी, ओके, ऑल्दो आई हैव गॉट बट मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अभी आपका स्टडी पीरियड है आप लोगों की लाइफ का, किस लिए? सो दैट यू कैन बिकम स्टेबल इन योर लाइफ, ओके। सो द सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। तो ये जिंक है, स्टेबल नहीं था, इसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और अब ये क्या बन गया? जिंक 2+ आयन बन गया। ये प्रोसेस जो है इसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। चलिए, सो द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी एटम के द्वारा या किसी भी आयन के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो जैसे हमारे पास Cl है, Cl क्या है? क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाएगा ये? Cl- बनाएगा, Cl-। तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरीन का क्या हो गया यहाँ पर? रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंपली बस आपको ये याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर टेकिंग प्लेस simultaneously, then that reaction is called redox reaction, okay. So this is the example of redox reaction. Before this topic आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज ज़रूरी होना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। ये आपका एक कंटेनर है, एक और कंटेनर, ऐसा का ऐसा ही सेम कंटेनर, ठीक है। 2 कंटेनर है, दोनों के अंदर एक मेटल का कोई स्ट्रक्चर होगा, मेटल का कोई एक रॉड की शेप बोल सकते हैं आप, ठीक है। 2 कंटेनर है और इन दोनों कंटेनर में, ग्लास कंटेनर मान सकते हो आप, इन दोनों कंटेनर में क्या है? मान लीजिए फर्स्ट कंटेनर जो है उसके अंदर जो मेटल का जो रोड है वो किसका बना हुआ है? जिंक का है, ठीक है। तो जिंक मेटल का एक सिंपल रॉड एक जिंक आयन वाले सॉल्यूशन में इमर्ज्ड है, जिंक आयन के सॉल्यूशन में इमर्ज्ड है, ओके। यस, सो थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, डिटेल से गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा और डिटेल से। देखिए गैल्वेनिक सेल में हमने क्या देखा, एनोड पर क्या होता है, ब्रिज का काम क्या है, और सी कैथोड पर क्या होता है। इसको शॉर्ट में आप ABC बोल सकते हैं, ABC। A फॉर एनोड, सबसे लेफ्ट में आपको रखना है एनोड, बीच में आपका ब्रिज आएगा, और ये अदर राइट हैंड या राइट मोस्ट साइड में जो है वो कैथोड आएगा। ABC अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, ब्रिज का क्या रोल है, सी कैथोड पर क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक कॉमन रिएक्शन जो इस सेल में हो रही है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये जिंक है। So in the first container, zinc metal is dipped or is immersed in a solution that is containing zinc ions, okay, and that solution generally is zinc sulfate, okay, and it is aqueous. Now second container, that is made up of, that metallic rod is made up of copper, and that metallic rod is also dipped in a solution that is containing copper 2+ ions, copper 2+ ions, and that is from copper sulfate solution, that is from copper sulfate solution, okay. Now this
this electrode or this metallic rod, and means both the metallic rods are connected via voltmeter. Okay, now what is the function of voltmeter? It is very obvious. voltmeter का क्या काम होता है? voltmeter जो होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्टेज या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको मेज़र करने का काम करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है देखिए नेक्स्ट, अभी भी ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये कंप्लीट नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है तो वोल्टमीटर भी फंक्शन नहीं करेगा। ओके, नाउ टू मेक द सर्किट कंप्लीट हमारे पास एक इन्वर्टेड यू शेप में एक ट्यूब होता है, ग्लास का ट्यूब होता है जिसके अंदर कुछ लिक्विड नहीं, कुछ सेमी सॉलिड की फॉर्म में कोई लिक्विड फील्ड होता है, पेस्ट की फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं, न तो सॉलिड है न लिक्विड है। तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच का स्टेट है ये, सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच का स्टेट है, और इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो किसको कैसे बनाया जाता है? हाउ टू मेक सॉल्ट ब्रिज? देखिए सिंपली जनरली क्या करते हैं, कुछ ऐसे आयंस कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हैं जिनके आयंस का मोबिलिटी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ईजीनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिनके आयंस का मोबिलिटी इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी सॉल्यूशन फील किया हुआ उसके आयंस के इक्वल होता हो। तो या तो हम KCl लेते हैं यहाँ पर, या हम KNO3 लेते हैं, या हम यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, और इनके साथ में इसको क्या करते हैं, अगार जो एक केमिकल, एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है उसके अंदर मिक्स करके एक पेस्ट के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है सॉल्ट ब्रिज में फील किया हुआ। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज जो होता है, पहली बात सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो केमिकल लिया जाता है या जो भी अंदर होता है केमिकल, वो ऐसा होना चाहिए जो इस सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करने वाला होना चाहिए। अगर वो इनको डिस्टर्ब करेगा तो फिर इसका यूज़ नहीं होगा प्रॉपरली। ठीक है, सेकंड, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के बाद में इस, जैसे आप ऐसा स्टेबल ये अरेंजमेंट करते हैं उसके बाद में होता क्या है, रियल में होता क्या है? तो यहाँ पर जैसे सर्किट कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट होता है। ये जो जिंक होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके और यहाँ पर इसमें जिंक +2 की फॉर्म में बाहर आ जाता है। कहाँ से? जो जिंक का जो मेटल का जो रोड था वो, उसमें से जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके और अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इस रोड पे मूव करता है, छोड़ देता है। ठीक है, यानी कि जिंक जो है वो जिंक 2+ की फॉर्म में अपने इस क्या बोलते हैं इसको, कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसमें आ जाता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करते हैं। ये जो मेटल रोड है जो कि ऑक्सीडेशन का काम कर रही है, जहाँ पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ एग्जैक्टली, जिंक है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जिंक 2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो मेटल रोड है इसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉन्स का
सरप्लस हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एनोड। ठीक है, एनोड वर्ड का मीनिंग क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पे आयंस हो, इसके ऊपर एनाइन हो या नेगेटिव पार्टिकल हो, नेगेटिव पार्टिकल हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर, और अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा या एक नॉर्मल सा एक रूल है, एक कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन जो होता है, उस डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस साइड में होगा, मीन्स अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आयंस हैं, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर 2+ आयंस है बहुत सारे, क्योंकि ये एक्वस स्टेट में है कॉपर सल्फेट। ठीक है, बहुत सारे कॉपर 2+ आयंस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेंगे और ये आयंस जो हैं वो इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कॉपर 2+ जो है, कॉपर 2+ जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कॉपर 2+ कहाँ से आया? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट की फॉर्म में। कॉपर सल्फेट क्या है? एक सॉल्ट है, और सॉल्ट के बारे में आपको पता है 100% डिसोसिएशन होता है सॉल्ट का। तो यहाँ पर सॉल्ट जो है, यहाँ पर जो सॉल्ट है वो डिसोशिएट हो जाता है कॉपर 2+ और सल्फेट आयंस में। ठीक है, अब यहाँ से Cu2+ अगर ऊपर जा रहे हैं, Cu2+ से अगर ऊपर जा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए यहाँ से, कहाँ से? सॉल्ट ब्रिज में से अगर आपने ये सब्सटेंस लिया तो पोटेशियम आयन नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जिंक 2+ जो है वो क्या हो रहा है, आयन यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा बन रहा है, इनको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा? Cl- आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने का। तो यहाँ पर क्या बनेगा? Cu बनेगा। ठीक है, और बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोड है ये मोटा होता जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या नाम दिया? एनोड। इसको क्यों नाम दिया हमने एनोड? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, इस जिंक का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रहा था। इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का, अगेन प्रॉब्लम, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर जो आयन है वो कॉपर 2+ जो आयन है वो कॉपर न्यूट्रल में चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। इस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस वाले इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है इसके अंदर आपको 3 कंडीशंस के बारे में स्टडी करना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसके बारे में 3 कंडीशंस आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, देखिए कौन सा 3 कंडीशन है। यस, सो द फर्स्ट, देखिए क्या करते हैं, ये वाला जो सर्किट होता है ना, इसमें हम एक एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं। ये मान लीजिए आपका रियोस्टेट। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या लगा दिया? एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, ये मान लीजिए स्विच। ओके, और इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स में ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब आपने इस एक्सटर्नल सोर्स को इस सर्किट के साथ, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन जिसको हम बोल रहे हैं केस 1। ठीक है, जब इस
एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स 1.1 वोल्ट से कम होता है, लेस देन 1.1 वोल्ट। एक्सटर्नल सोर्स जो आपने अप्लाई किया है, जब आपने उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से कम होता है, तो जो सर्किट होता है, इस सर्किट में करंट का जो फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, फ्लो ऑफ करंट किधर से किधर होता है। देखिए किधर से किधर होगा, एनोड से कैथोड की तरफ या कैथोड से एनोड की तरफ। तो अगर इसका वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है तो ये नॉर्मली फंक्शन करेगा। नॉर्मली फंक्शन करने का मतलब कैथोड से एनोड की तरफ। ओके, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, केस सेकंड देखिए। केस सेकंड में एक्सटर्नल जो सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा, नो करंट फ्लो। ठीक है। थर्ड केस थर्ड, जब एक्सटर्नल सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मोर देन 1.1 वोल्ट हो, मोर देन 1.1 वोल्ट। जब एक्सटर्नल सोर्स जो हमने यहाँ पर लगाया है, उस एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। और अब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो किधर से होगा, नाउ द करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। Okay, so this is the important observation, this is the important thing you should remember this. Okay, in the first case what am I saying, जब E एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, करंट जो होता है वो कॉपर से जिंक की ओर फ्लो करता है। ठीक है। सेकंड केस में क्या लिखा है, और जिंक जो होता है वो डिजोल्व हो जाएगा यहाँ से। इस केस में, फर्स्ट केस में जिंक डिजोल्व हो जाएगा और कॉपर का जो मेटल का जो रोड है वो, इसका जो थिकनेस है, साइज है, वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, जब एक्सटर्नल जो सोर्स है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट हो तो ना तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है। और थर्ड केस में क्या होगा, जब आपने एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है वो 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दिया है, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और जब इसका अपोजिट रिएक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है, ये जिस सेल में होता है, ओके, द सेल इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस, उस सेल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये फॉर्म कब बनेगा, जब आपका जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है,
आपको देखिए इसमें MCQ दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लैंग्वेज क्या होगा, आपको बोलेगा कि इन ए गैलोनिक सेल और डेनियल सेल द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्लोइंग व्हेन एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ potential difference is connected. First, when the potential difference of the cell, that is electromotive force EMF, is equal to the external voltage, that first option. second option में क्या बोलेगा, ग्रेटर देन का, थर्ड ऑप्शन में लेसर देन का, और फोर्थ ऑप्शन में नन ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि साल्ट ब्रिज के बारे में CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है। CBSE का जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सो दैट्स वाई आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए इसको हम लिख देते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, और फिर यहाँ से जो है वो Cu2+ है, फिर यहाँ पर 2 लाइन है, ठीक है, 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका जिंक 2+ है, और फिर एक वर्टिकल ऑब्लिक लाइन है, और फिर ये कॉपर है, ठीक है। और ये जो है वो एक्यू स्टेट में है, एक्वस, ये भी एक्वस, ठीक है। ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है इस सेल में होने वाली रिएक्शंस के लिए, इस सेल में होने वाली रिएक्शंस के, और इसको हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हो क्या रहा है इसमें, इसका मीनिंग क्या है, ये जो है ये एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है वो दूसरा इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बीच में जो दो वर्टिकल लाइंस हैं, ये ब्रिज को डिनोट करती है, ठीक है। ये हो गया आपका ABC, ठीक है। तो जिंक प्लस Cu2 क्या बनेगा, जिंक 2+ प्लस Cus, ठीक है। ये हो गया आपका सेल रिएक्शन। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 रिएक्शंस हो रही है, 2 रिएक्शंस हो रही है। एक हमने देखा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन था, एक आपका रिडक्शन रिएक्शन था। तो किसी भी सेल रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों मिलकर एक सेल रिएक्शन बनता है, ठीक है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है इसमें से कि कौन सा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है और कौन सा रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिए जिंक सॉलिड स्टेट में है, और ये कन्वर्ट होता है जिंक 2+ में, और ये कौन सी स्टेट में है, एक्वस स्टेट में, ठीक है। इनसे जिंक जो है इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको हम, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इन द सेम वे कॉपर 2+ की बात करते हैं, कॉपर 2+ के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज गेन होगा, ये एक्वस स्टेट में है, ये क्या बनाएगा Cu, और कौन सी स्टेट में आएगा, सॉलिड स्टेट में। यहाँ कॉपर 2+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी जो सेल रिएक्शन होता है वो 2 रिएक्शंस का एक कॉम्बिनेशन होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस। और ये जो दोनों सेल्स होते हैं, देखिए क्या लिखा है, these reactions occur in different portions of the Daniell cell. The reduction half cell occurs on the copper electrode, while the oxidation half reaction occurs on the zinc electrode. These 2 portions of the cell are also called half cells or redox couple.
तो जो ये दो पोर्शन होते हैं सेल के, इनको ही हम हाफ सेल्स भी कहते हैं। द कॉपर इलेक्ट्रोड में बी कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल एंड द जिंक इलेक्ट्रोड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की, आपको बताया है। ये आपको अच्छे से लर्न करनी है, याद करनी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएगी तो आगे हम इसका जो एप्लीकेशन पार्ट आएगा, नॉइस इक्वेशन आएगी और हाउ टू कैलकुलेट द EMF, स्टैंडर्ड EMF, ये सब आपको तभी समझ में आएगी जब आप इन चीज़ों को अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसके बाद का जो भी पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टिल देन कीप रिवाइजिंग द प्रीवियस पोर्शन। ओके, पुराना जो पोर्शन अब तक जो अपने चैप्टर में पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, एंड टेक केयर ऑल्सो एंड बाय बाय।